नमस्कार। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था जाति की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके बाद अब आते हैं हम वंश की संकल्पना। तो वंश क्या है? सबसे पहले बहुत सी जातियों को, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जीनस, स्पीशीज़ हो गया। अब जीनस, जैसे हम इसको बहुवचन में कह सकते हैं जेनेरा। अब ये जीनस क्या है? तो बहुत सी जातियाँ जो एक दूसरे से समान होती हैं वो एक वंश बनाती है। जैसे हमने देखा था कि हम सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम सुरटेंस, तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वंश क्या है? सोलेनम है। तो उसी तरह से तो वंश की संकल्पना मानव मस्तिष्क में काफ़ी पुरानी है और मनुष्य प्राचीन काल से इसको प्रयुक्त करता आ रहा है। जैसे हिंदी में काफ़ी सारे नाम प्रचलित हैं, जैसे चीड़, ओक, आम आदि हम नाम लेते हैं। इनके बॉटनिकल नेम है। जैसे चीड़ की लगभग, पाइन की लगभग 90 जातियाँ, इनका एक ही इन जातियों के लिए वंश एक ही यूज़ होता है, कौन सा? पाइनस। इसी तरह से ओक, ओक के लिए एक ही नाम प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से ये एक वंशीय नाम है और इसमें सभी जातियों का समावेश होता है। तो वंश की संकल्पना टैक्सोनॉमिस्ट के द्वारा का विस्तृत विवरण दिए जाने के पहले ही मनुष्य को उस मनुष्य के साथ रही है। वनस्पति विज्ञान में टैक्सोनॉमी के नामकरण के लिए लैटिन नामों का उपयोग किया जाता है और इन लैटिन नाम का जनक जो है वो टर्नफोर्ड है। वंश की संकल्पना सबसे पहले 1700 में टर्नफोर्ड के द्वारा की गई थी। उन्होंने वंश को विधिवत लक्षणों के आधार पर वर्णित किया था। टर्नफोर्ड ने अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूशनेस री हर्बेरी के 1716 में प्रकाशित की थी, जिसमें लगभग 698 वंशों का वर्णन किया है। और वंशों के निर्धारण के संबंध में उनकी धारणा थी कि जहाँ तक संभव हो, मतलब जो निर्धारण किया गया है वंश का, उनमें जहाँ तक संभव हो फ्लावर और फ्रूट के लक्षणों का उपयोग किया जाए और यदि और अधिक स्पष्टता की ज़रूरत हो तो वहाँ पर शाकीय लक्षणों की सहायता ली जा सकती है। आगे चलकर लीनियस ने टर्नफोर्ड के द्वारा जो वर्णित लक्षण जिनके आधार पर वंश का निर्माण किया जाता है उसको एज इट इज़ स्वीकार कर लिया और लीनियस ने वंश निर्धारण के लिए केवल पुष्पीय लक्षणों का उपयोग किया। वंश की संकल्पना के विकास के अगले चरण में यदि हम देखें तो बाह्य आकारिकी लक्षणों के अतिरिक्त एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, प्लानोलॉजी आदि के अध्ययन की जो सूचनाएं हैं, उनका अध्ययन से जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनका उपयोग किया गया। हैडबर्ग ने बाह्य आकारिकी लक्षण, गुणसूत्रों की संख्या और पॉलन ग्रेन्स के अध्ययन के आधार पर पॉलीगोनम वंश को 7 वंशों में डिवाइड किया, जैसे कोइनिजिया, पर्सिकेरिया, प्लूरोटीरोपाइरम, फेगोपाइरम। इस तरह से उन्होंने 7 में विभाजित किया। इसी तरह से जोरी ने 1963 में ऐसे अनेक उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित अध्ययन से उन्होंने टैक्सोनॉमी, वंशों की स्थिति को समझने में सहायता की। इनमें ब्यूटोमस, एक्सोकार्पस, ट्रापा, एलेंजिया कई वंश हैं। इसी प्रकार फाइकस, ब्रासिका, ट्रिटिकस, ये सारे लोकप्रिय वंश के नाम हैं। हम ये कह सकते हैं कि वंशों की सीमांकन के लिए बॉटनी की सभी शाखाएं, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी है, प्लानोलॉजी है, कई सारी शाखाओं, साइटोलॉजी, कई सारी शाखाओं से जो सूचना दिन प्रतिदिन
इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है और वर्गीकरण संबंधी समस्याओं का सरलता से निराकरण किया जा सकता है और जटिलता से सरलता की ओर वाली विचारधारा को मानकर वर्गीकरण पद्धति का विकास किया जा सकता है। एक वंश को सब जेनेरा और उपवंश को फिर से सिलेक्शन या सब सेक्शन या सब सेक्शन या सीरीज़ में विभाजित किया जा सकता है। यदि ज़रूरत पड़े तो इस तरह से उसको और विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है कि सामान्यतः जैसे हमने वंश के लिए कहा कि दो या दो से अधिक जाति जो समान लक्षण वाली बहुत सी जातियां आपस में मिलकर वंश बनाती हैं, इसी तरह से यहाँ पर दो या दो से अधिक वंश मिलकर जो एक दूसरे से महत्वपूर्ण लक्षणों में समानता रखते हैं वो मिलकर फैमिली बनाते हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुल में केवल एक ही वंश होता है। ऐसे कुछ को हम कहते हैं मोनोटिपिक, जैसे टाइफेसी, स्पर्गोनिएसी। अब यहाँ पर यह है कि एक ही कुल में सम्मिलित वंशों के कितने लक्षणों में समानता होनी चाहिए, उनको एक ही कुल में सम्मिलित किया जाए और वंशों के नाम पर जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनमें मतभेद या मत भिन्नता देखी जा सकती है। मत भिन्नता भविष्य में भी रहेगी क्योंकि व्यक्ति की न्याय क्षमता और उसका प्रमाण का दृष्टिकोण अलग अलग होना स्वाभाविक है। तो कुल की जो संकल्पना है वर्गीकी वैज्ञानिकों के अध्ययन से पूर्व प्रचलित थी। कुल की पहचान पुष्प और फलों के लक्षण के आधार पर आराम से की जा सकती है, जैसे रेफेनस सटाइवस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, आइवेरिस अमारा, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, लेपिडियम इत्यादि। पुष्प की सारे जितने भी ये एक ही फैमिली के प्लांट हैं और इनके फ्लावर में जो समानता है जिसके आधार पर इनको एक ही फैमिली में रखा है, तो पुष्प के लक्षणों की समानता के आधार पर हम फैमिली को उन वंशों को एक ही फैमिली में रख सकते हैं। जैसे पुष्प द्वितीय, उसका जो सिमेट्री है, फिर उनके बाह्य दल की संख्या, फिर अब यहाँ पर हम ये सारे रेफेनस सटाइवस, ब्रासिका, ये सारी क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ब्रासिकेसी फैमिली में जो बाह्य दल हैं वो 2 चक्र में होते हैं, दल है 4 चक्र में होते हैं, क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं। सभी पुष्पों में ये जितने हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं जनरली सभी पुष्पों में इस तरह की व्यवस्था हमको दिखाई देती है। फिर ओवरी जो स्टेमेंस हैं एंड्रोशियम, उसमें टेट्राडिनमस स्थिति है। ओवरी जो है वो बाइकार्पलरी और संयुक्त अंडपी एक कोष्ठीय होती है, यूनिलोक्युलर। रैप्लम की उपस्थिति फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है और इनका फ्रूट जो है वो सिलिका या सिलिकुला होता है। तो इन सभी समान लक्षणों के कारण इन सभी वंशों को ब्रासिकेसी फैमिली में रखा गया है। वॉल्टर्स ने भी 2 प्रकार के कुलों की चर्चा की है। एक को उन्होंने कहा है सुपरिभाषित, दूसरे को अल्प परिभाषित। सुपरिभाषित कुल में जैसे ब्रासिकेसी, एपिएसी, एकेंथेसी, पोवेसी, एस्टेरेसी, इनको रखा जाता है या इनको रखा गया है, जिनमें अधिकांश कुल जो है वो अधिकांश विकास चरम कुल पर है और लक्षण की दृष्टि से अल्प परिभाषित फैमिलीज़ जो है वो रैननकुलेसी, रोजेसी, बार्बिडेसी इत्यादि। इनमें जो वंश है वो कई भिन्न लक्षण है। तो यहाँ पर जो सुपरिभाषित वंश है विकास की शाखाओं के अंतिम या चरम कुल हैं, मतलब जिनमें कह लो कि मॉडर्न फैमिलीज़ या जिसको कहते हैं वेल इवॉल्व्ड फैमिलीज़ हैं
और दूसरी जो है वो अल्प परिभाषित, जिनके अंदर विकास की अनेक शाखाएं प्रारंभ होती हैं और वर्तमान समय में कुलों का आकार छोटा हो जाने के कारण इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे वैज्ञानिक सामग्री उपलब्ध होती जा रही है, वैसे वैसे कुलों में सम्मिलित वंशों की संख्या में मत भिन्नता उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से कुलों का आकार छोटा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से कुल की संकल्पना, कुल का फॉर्मेशन होता है। कई जेनेरा मिलकर समान लक्षण वाले जेनेरा को एक कुल में रखा जाता है और ये जेनेरा मिलकर कुल का निर्माण करते हैं, फैमिली का निर्माण करते हैं। तो ये आज के लिए इतना, फैमिली, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस एंड फैमिली। नेक्स्ट उसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो देखेंगे। धन्यवाद।